सभी साथियों को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। देखो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलटी का जो एग्ज़ाम 21 जनवरी 2018 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन एलटी के एग्ज़ाम में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से संबंधित पूछे जाते हैं। और इसके बाद मैं आपको एलटी साइंस और एलटी फिजिक्स मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी लाऊंगा जो 2018 की परीक्षा में आए थे प्रीवियस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार का था, विद्यार्थियों में स्व अनुशासन, जिसको आप सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, विकसित करेंगे, उनको उत्तरदायित्व देकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। यह आप सब समझते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखता है। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या लेसन प्लान तैयार करते हैं तो पहला तो निर्मित उद्देश्य, जिनको आप इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं या अनुदेशनात्मक उद्देश्य बोलते हैं, या आप उनको शिक्षण उद्देश्य बोलते हैं, यानी कि जिनका क्षेत्र सीमित होता है, जो क्लासरूम टीचिंग के दौरान ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। और दूसरा है मानव और भौतिक संसाधन, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस, इन दोनों पर बात की जाती है। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए होंगे, मैंने पूरा लिखा नहीं है। सेट इंडक्शन, देखिए स्टूडेंट, देखो दोस्तों, सॉरी स्टूडेंट नहीं, आप सभी मेरे समकक्ष हैं, साथी हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो कि माइक्रो टीचिंग की एक स्किल है। और इसमें क्या होता है कि जब टीचर क्लासरूम में जेस्चर, हाव भाव दिखाता है, मूवमेंट करता है, इधर से उधर जाता है और अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करता है, यानी कि जिससे वो बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, जेस्चर दिखाकर, मूवमेंट करके, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करके। तो ये सभी तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के कंपोनेंट हैं, लेकिन इनके अलावा कोई जो भी चीज़ होगी वो सेट इंडक्शन दिया था तो वो नहीं थी उसमें स्टिमुलस वेरिएशन स्किल की कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा हमें अपने स्कूल में बच्चों के ग्रुप बनाने में सहायता मिलती है, इसके द्वारा हमें कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस में भी सहायता मिलती है। और चयन के प्रयोजन हेतु, आपने मान लिया जाए बच्चों को कोई प्रोजेक्ट वर्क देना है या असाइनमेंट देना है या विज्ञान प्रदर्शनी या साइंस ओलंपियाड में उनको प्रतिभाग करना है, तो आप जानते हैं बच्चों की प्रतिभा के अनुसार कि किसमें और उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार, तो उनको आप वो चयन करके उनको जिम्मेदारी सौंप देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अधिगम मापन करने के लिए आवश्यक नहीं है। देखो, अधिगम मापन, लर्निंग का मेजरमेंट करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। टीचिंग स्ट्रैटेजीज से मेजरमेंट आप नहीं करेंगे लर्निंग का, आप किसके द्वारा करेंगे, पोर्टफोलियो के द्वारा करेंगे, रेटिंग स्केल के द्वारा करेंगे, ऑब्जर्वेशन के द्वारा करेंगे, इन टेक्निक का यूज करेंगे। लेकिन शिक्षण युक्तियों का पता करना ये लर्निंग के मेजरमेंट के लिए गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी करने वाले इंगित, पूरी जानकारी व्यक्त करने वाले वक्र को कहा जाता है एस शेप्ड कर्व। ये एस शेप्ड कर्व जो होता है वो लर्निंग के बारे में जानकारी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको आप एक्शन रिसर्च कहते हैं, में शामिल नहीं है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों का सामान्यीकरण। देखिए, आप जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान, रिसर्च मतलब री प्लस सर्च, बार बार सर्च करना। आपकी क्लास में कुछ विशिष्ट बालक होते हैं, उनकी समस्याओं को आप क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा दूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना कोई हकलाने वाला बालक है या किसी बालक की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो
तो उसकी हैंड राइटिंग में आप बार बार सुधार कैसे करते हैं, उसके लिए आप क्या क्या अभ्यास करते हैं, क्या क्या रिसर्च उस पर करते हैं, हकलाने वाले बालक की समस्या दूर करने के लिए आप क्या क्या रिसर्च करते हैं, क्या क्या अनुसंधान करते हैं, वही क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती है। तो इसके जो स्टेप्स हैं उसके स्टेप्सों में परिणामों का सामान्यीकरण नहीं है। नेक्स्ट है निर्देशन और परामर्श का अंग नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि एडोलसेंस में हम गाइडेंस और काउंसलिंग कराएंगे स्टूडेंट की, या एक ऐसी स्टेज पर जब वो 12th पास कर लेते हैं तो उनके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं अपने भविष्य में, किन किन क्षेत्रों में वो जा सकते हैं, इसके लिए कैरियर और काउंसलिंग की जाती है। कभी भी संवेगों का विकास करने के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट या बच्चों के इमोशन के डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम पट पर लिखते समय, जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय, ब्लैक बोर्ड स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, अक्षरों का आकार तय करने के लिए ध्यान देने योग्य बात है श्याम पट और विद्यार्थियों के बीच की दूरी। जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, क्योंकि टीचर को ब्लैक बोर्ड वर्क करना पड़ता है, जितनी ज़्यादा सेंसरीज स्टूडेंट की एक्टिव रहेंगी लर्निंग उतना इफेक्टिव होगा। तो ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट के बीच जितनी दूरी होगी उसी प्रकार से हम ब्लैक बोर्ड पर अक्षर बनाएंगे, उनका आकार, अपने शब्दों का आकार तय करेंगे बच्चों और ब्लैक बोर्ड की दूरी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था संज्ञानात्मक व्यवहार कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थिति में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है एप्लीकेशन। देखिए ज्ञान बोध प्रयोग, जब हम चीज़ों को समझकर अंडरस्टैंडिंग के बाद अपनी रियल लाइफ में उतारते हैं तो वो एप्लीकेशन कहलाता है, अनुप्रयोग करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये ज़रा अलग टाइप का क्वेश्चन है और नया है, किसी विद्यार्थी के इनर फीलिंग्स या इनर इमोशन, आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम विधि है, उसे बोलते हैं प्रत्यारोपण विधि, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है। देखिए शिक्षण अभियोग्यता का मतलब है कि शिक्षक, जो शिक्षक व्यवसाय में जो शिक्षक आ रहे हैं, क्या वे उस फील्ड की सभी क्वालिटीज़ रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो सभी वांछित योग्यताएं रखना। अब RTE से क्वेश्चन आया है, RTE 2009 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पहला आप जानते हैं फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बताया गया। दूसरा, बालक को आप पनिशमेंट नहीं देंगे, फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट को हटाने की बात की गई। और बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, उनके संरक्षण की, उनके कंजर्वेशन की व्यवस्था के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन आया था एक प्रोजेक्ट मेथड से, 2-3 प्रश्न इस पेपर में आए हैं। पहला है छात्रों को प्रोजेक्ट देते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो प्रोजेक्ट शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो। दूसरा, प्रोजेक्ट बच्चों की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। तीसरा, सीखना क्रिया द्वारा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यही हमें। और प्रोजेक्ट एक डेमोक्रेटिक मेथड है, प्रजातांत्रिक विधि है, जहाँ पे आप जानते हैं कि 2 प्रकार की टीचिंग मेथड होती हैं, एक टीचर सेंटर्ड और दूसरी स्टूडेंट सेंटर्ड। तो कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड किस प्रकार की मेथड है, तो प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक हो गया। तो ये है प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड, और किलपैट्रिक ने दिया था जो जॉन डीवी के शिष्य रहे। नेक्स्ट, सामूहिक शिक्षण करते समय, ग्रुप टीचिंग करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु, उनकी जो इंडिविजुअल समस्याएं आती हैं वो, उसके लिए जो मेथड यूज होती है वो कहलाती है ट्यूटोरियल मेथड, अनुवर्ग विधि। देखो साथियों, अनुवर्ग विधि व्याख्यान विधि की तरह ही कार्य करती है, लेकिन जब हम ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में तो हम लेक्चर मेथड का यूज करेंगे, उसके दौरान
छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए जो टीचिंग मेथड यूज होती है उसे ट्यूटोरियल मेथड या अनुवर्ग विधि कहा जाता है। नेक्स्ट एक कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया है आईसीटी से। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार वर्बल से नॉन वर्बल तक हो सकता है। यह आप जानते हैं कि दोनों प्रकार के व्यवहार होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। जहाँ पे शब्दों का यूज हो, जहाँ पे भाषा का यूज हो, वो तो शाब्दिक हो गया। जहाँ पे टीचर जेस्चर कर रहा हो, अपने जेस्चर के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा चीज़ें कर रहा हो, तो वो आती है नॉन वर्बल में, मतलब शब्दों का यूज नहीं हो रहा हो। नेक्स्ट है कक्ष में संप्रेषण हेतु माइक्रो टीचिंग क्यों आवश्यक है। अब देखो, माइक्रो टीचिंग आपका फेवरेट है। माइक्रो टीचिंग से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार माइक्रो टीचिंग की जो समयावधि है वो 36 मिनट है। इसके 6 स्टेप होते हैं जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में होते हैं। सबसे पहले टीचर प्लान करता है उसे क्या पढ़ाना है, फिर वो टीच करता है, फिर उसे बच्चों से फीडबैक मिलता है, फिर उसके बाद पुनः टीचर रिप्लान करेगा, फिर रीटीच करेगा और री फीडबैक लेगा। तो ये 6 स्टेप हैं और सबकी टाइमिंग 6-6 मिनट होती है। तो 6 × 6 36 मिनट का टाइम पीरियड होता है इसका। नेक्स्ट है, अब आपको ये भी पता है कि माइक्रो टीचिंग क्यों आवश्यक है। तो जो ट्रेनरी है हमारे, पहला तो ये ट्रेनरी सेंटर्ड है, जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए है, और दूसरा ये स्किल सेंटर्ड है, यानी कि कौशलों पर केंद्रित है, और दूसरा ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है, यानी कि ट्रेनरी सेंटर्ड है। ट्रेनरी को ध्यान में रखकर दिया जाता है और दूसरा स्किल सिखाई जाती है। इसमें केवल स्किल डेवलपमेंट होती है, आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं उससे ध्यान नहीं दिया जाता है। आप उस स्किल को पढ़ा रहे हैं या उस स्किल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या आप में उस स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखी जाती है माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट, और माइक्रो टीचिंग की जो स्किल हैं वो अलग अलग आप पढ़ लें। जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल से हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया था स्टिमुलस वेरिएशन स्किल से, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं, तो देखो साथियों, जब भी बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं, अच्छी आदतों का विकास करना चाहते हैं, यानी कि हैबिट फॉर्मेशन की जहाँ पे बात आ जाए, आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन जहाँ पे आ जाए, तो सीधे आपका ध्यान जाना चाहिए पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर, क्योंकि अनकंडीशनल स्टिमुलस के अबाउट भी वो करेक्ट कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स करने लग जाता है, या जहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के अबाउट भी कंडीशनल रिस्पॉन्स होने लग जाती है। तो अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया का होना, अनकंडीशनल स्टिमुलस के अबाउट कंडीशनल रिस्पॉन्स का होना ही पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। जैसा आपने देखा पावलोव के प्रयोग में कि घंटी की आवाज़ सुनकर ही उसके मुंह में लार आ जाती है, जो खाना लाते हैं प्रयोगकर्ता उनके पैरों की आवाज़ सुनकर भी उसके मुंह में लार आती है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के अबाउट वो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स करने लग जाता है। तो हैबिट फॉर्मेशन जहाँ पे आएगा, बुरी आदतों को सुधारना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, तो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एक क्वेश्चन करेक्ट यहाँ से आता ही आता है, किसी भी थ्योरी से, लर्निंग की थ्योरी से एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का पक्ष है। अब देखो, व्यक्तित्व नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। कॉग्निटिव में क्या होगा, आपका नॉलेज, आपका अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान बोध, आपका एप्लीकेशन प्रयोग, आपका एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण, इवैल्यूएशन, इस प्रकार से। फिर जो रिवाइज्ड आई उसमें याद करना, बोध करना, आप जानते ही हैं, सभी लोग समझदार हैं। और इसमें एक नई चीज़ है RCEM अप्रोच, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो इसमें क्या बोला गया कि सबसे पहले तो 1956 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई थी,
जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आया। 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, जिसमें याद करना, बोध करना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सर्जन करना आया। तो RCEM अप्रोच में क्या बोला गया, याद करने को एग्जैक्ट रखा गया जैसा था, बोध करने को भी वैसी रखा गया, प्रयोग को भी वैसी रखा गया, विश्लेषण, मूल्यांकन और सर्जन को इन्होंने एक नाम दे दिया सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। यही RCEM अप्रोच है, यानी कि याद करना, बोध करना, प्रयोग करना और सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। जब आप कठिन शब्द पढ़ा रहे हैं तो उसको बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, उसकी वाक्यों में प्रयोग करके उसको उसकी समस्या का निदान करेंगे। नेक्स्ट, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और काले कोट को देखकर डरता है। तो आप जानते हैं कि वाटसन ने बताया था अपने प्रयोग में, जब उन्होंने देखा कि मतलब कैसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो जाता है। उसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप डेली बाजार जाते हैं, अपने बच्चों को चॉकलेट लेके आते हैं तो उनकी आदत बन जाती है कि पापा मम्मी चॉकलेट लेके आएगी। वह हमेशा खड़े हो जाते हैं दरवाजे पर, आपकी जेब टटोलने लग जाते हैं। उसी प्रकार यही जनरलाइजेशन कहलाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब वो प्रयोग कर रहे थे वाटसन, तो उन्होंने एक दिन वो फर जैसी चीज़ को देखकर मतलब डर गया था उनका बालक, तो अगले दिन से वो हर उसी प्रकार को चीज़ को देखकर डरने लग जाता था। तो वही है, हर काली चीज़ को देखकर वो डर रहा है, चाहे वो काला कुत्ता है, बिल्ली है या काला कोट है। तो उसमें ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में फिट बैठ गई हैं कि काली चीज़ें डरावनी होती हैं। तो यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ये आपकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकता गुणों का वास्तविक संवाहक है। तो आप जानते हैं जीनी है जो हमारी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शैक्षिक मापन की विधियाँ, मेथड ऑफ एजुकेशनल या टीचिंग मेजरमेंट। तो इंटरव्यू के द्वारा आप कर सकते हैं, क्वेश्चनायर के द्वारा भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन से करते हैं, रेटिंग स्केल से करते हैं, क्यूमुलेटिव लिस्ट से करते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। रिकॉर्ड है एनकोडोटल रिकॉर्ड, एनकेडोट्स रिकॉर्ड। तो एक ये वाला इसमें ज़रा अलग है। नॉर्म रिफरेंस टेस्ट के द्वारा हम शैक्षिक मापन नहीं करते हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट या इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। नॉर्म रिफरेंस टेस्ट मतलब कि 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। नॉर्म मतलब जिनके नॉर्म पहले से फिक्स हों वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मतलब जिनके नॉर्म पहले से फिक्स नहीं होते, वो आपका टीचर मेड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने के लिए आवश्यक रूप से समझना होगा। तो क्या क्या, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन, रिग्रेशन का नियम। तो ये कुछ नियम है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नॉन टू अननोन, तो आप जानते हैं कि नॉन टू अननोन जो मेथड है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, टीचिंग मेथड का एक सवाल है। तो ये क्या है, एक टीचिंग मैक्सिमा है, एक शिक्षण सूत्र होता है कि हमें बच्चों को नॉन से अननोन की ओर ले जाना चाहिए, चाहे आप EBS पढ़ा रहे हो या कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है शिक्षण व्यूहरचना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, क्या बताती है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। भाई देखो, जब टीचर वो बनाता है लेसन प्लान, तो उसी समय कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी जनरेट करता है कि कैसे ये कंसेप्ट मेरे स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। तो वही कहलाती है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट कैसे आसानी से अचीव कर ले, इसीलिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्सनैलिटी से आया है। आयताकार शारीरिक रचना मिजोमॉर्फिक वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं जोशीले और क्रोधी गुण। एक तो जोशीला होता है, दूसरा उसमें जरा एंजर भी होता है। तो उसी प्रकार व्यक्तित्व में इसके अलावा मिजोमॉर्फी के अलावा एक्टोमॉर्फी, इंडोमॉर्फी ये भी होते हैं।
कार्ल जुंग ने भी बताए हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। फिर पित्त के आधार पर काला पित्त, लाल पित्त, वो मैं आपको पर्सनैलिटी में बता दूंगा। अभी आप इतना समझिए कि मीजोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो जोशली और करोदी होती है। नेक्स्ट, टीम टीचिंग से क्वेश्चन आया है। देखो जरा, टीम टीचिंग समझ लो, आप जानते ही हैं फिर भी मैं समझा रहा हूँ। टीम टीचिंग का मतलब यहाँ पे टीचरों की एक टीम से होता है। वो टीम एक ही डिपार्टमेंट के, एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली हो सकती है। यानी किसी एक विभाग में काम करने वाले, एक विद्यालय में काम करने वाले एक ही विभाग की शिक्षकों की टोली हो सकती है। अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली हो सकती है। अलग अलग विभागों में काम करने वाले, मतलब अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले अलग अलग विभागों के शिक्षकों की टोली भी हो सकती है। इसमें कभी कंफ्यूज करने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीम टीचिंग क्या एक टीचिंग मेथड है? तो बिल्कुल नहीं, टीम टीचिंग टीचिंग मेथड नहीं है। ये टीचरों की एक टीम है जिसके अनुसार वह आपस में स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और शिक्षण कार्य को करते हैं। नेक्स्ट, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। कि बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तो सामान्य चिंता नॉर्मल एनाइजिटी कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट मेथड से आया है। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण कार्य है। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक साहब की डेफिनेशन। नेक्स्ट, बेलल्ड की डेफिनेशन भी है प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जिसे विद्यालय में लाया गया हो, और प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में होने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, ये किलपैट्रिक ने बोला है। और देखो साथियों, प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रोजेक्ट मेथड से कि प्रोजेक्ट मेथड में हम छात्र को सक्रिय रखने के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, वो उनमें सोशल इंटरेक्शन हो इसके लिए देते हैं, उनमें सहभागिता का विकास हो इसलिए देते हैं। प्रोजेक्ट मेथड देने का उद्देश्य कभी भी मार्क्स लाना या मार्क्स लाना आसान करना नहीं होता है। अंक लाना या अंक लाना आसान करना वो प्रोजेक्ट मेथड का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी सेकेंडरी लेवल पे है 9 to 10 में प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम बच्चों को मार्क्स देते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर, या मतलब किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसके लिए दिए जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट का ये उद्देश्य कभी नहीं है कि वो मार्क्स लाएं, और मार्क्स लाना हम हमेशा मार्क्स को नेगेटिव मानते हैं। मार्क्स लाना या मार्क्स के लिए पढ़ना वो हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरा, कोई बड़ा आदमी बनना या ब्राइट फ्यूचर के लिए पढ़ना, ब्राइट एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ना, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बच्चा अपनी रुचि के अनुसार पढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएंगी चीज़ें। तो इसके अलावा मैं आपको समय समय पर नई अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।